नमस्कार दोस्तों, शिक्षा जगत के इस क्रांतिकारी मंच एग्जामपुर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। हमारे मन में एक पहला प्रश्न उठता है कि हमारे सामने जैसे दो इक्वेशन आते हैं तो हम उन्हें को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मन में एक बड़ा अच्छा सा प्रश्न आता है कि हम तो इसे कर ही लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे मेथड होते हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड होता है, उसे हम कर लेते हैं उसके थ्रू। एक दूसरा मेथड होता है जो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके थ्रू कर लेते हैं हम। एक तीसरा मेथड होता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी बज्रगुणनखंड विधि से हम इस चीज को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास जब दो इक्वेशन दिए जाते हैं तो वास्तव में क्या वो इक्वेशन सॉल्व होंगे ही, ये बात पहले से ही तय कर ले है आपने। ये बात तय कर जो आपने कर ली ना, ये गलत बात है। सबसे पहले आपने ये तय करना होगा कि वो जो आपके इक्वेशन है वो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। यदि आपके इक्वेशन वो सॉल्व होंगे तब फिर आप इन मेथड्स के साथ उसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। लेकिन जब वो सॉल्व होगा ही नहीं मेरे भाई, तो आप इन मेथड्स का यूज करके उसे सॉल्व कर कैसे सकते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, आपके मन में एक और एक कठिन प्रश्न उठता है अब कि हम उसको कैसे पता करें कि ये वास्तव में सॉल्व होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपको तो ये तब पता लगेगा जब आप किसी मेथड को फॉलो कर रहे होते हैं और बाद में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है जिसके आगे आप सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो आपने यदि समय बचाना ही है, आपने पहले से ही निर्धारित करना है कि आपके इक्वेशन वो वास्तव में सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ तर्क होते हैं। उन तर्कों के आधार पर हमें इस बात का पता लगाना होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप तक पहुंची होगी। तो सबसे पहले इक्वेशन से पहले हम सॉल्व करने के लिए हम ये पता लगाएंगे कि इक्वेशन सॉल्व होंगे कि नहीं। बाद में आप किसी भी मेथड को एक अप्लाई करिए और अपने आंसर तक पहुंच जाइए। तो आज हम करने वाले हैं, पहले हम पता करेंगे कि हमारे जो इक्वेशन होंगे वो सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद हम करते क्या है, एक मेथड होती है, बड़ी डिफिकल्ट सी मेथड मानी जाती है स्टूडेंट के बीच में, वो होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी बज्रगुणनखंड विधि। आज हम सीखेंगे कि बज्रगुणनखंड विधि को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपने 100% क्वेश्चन एरर फ्री करने हैं बज्रगुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो आपने इस तरीके को समझना होगा। आज हम आपको दो तरीके से अप्लाई करना बताएंगे बज्रगुणनखंड विधि को। एक तो वो जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगी, एक दूसरा तरीका जो अलग तरीके से कर सकते हैं और हम अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ लिखने का और समझने का तरीका अलग अलग है, बात एक ही है। आइए शुरुआत करते हैं हम। तो एक छोटा सा प्रश्न करते हैं हम शुरुआत में कि यदि हमारे पास एक रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है, और उसमें यदि 2 वेरिएबल है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके मन में आता है कि एक अगर इक्वेशन दिया जाए तो एक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो जब जब दो इक्वेशन दिए जाएंगे तब हम तभी उसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, आप एक इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप एक जो दायरा होता है उस दायरे के अंदर नहीं आ पाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमने जो देखा है वो है x + y = 10। ये क्वेश्चन हमने ले लिया आपके सामने। जो हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है तो हमने आपसे कहा कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक x और y की वैल्यू बताइए। तो अब जब आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो x की और y की बहुत सारी वैल्यू आपके पास आ सकती हैं। वो एक अलग प्रश्न है, ये एक अलग प्रश्न है। जो भी हम आपसे बात करने वाले हैं वो इस प्रश्न के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझना है हमें। देखते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि x और y जो दोनों का सम है, दोनों का जो योग है वो 10 के बराबर है। तो x और y के मान क्या होंगे, x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो आप कहेंगे कि यहां पर हमारे पास बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। यदि आप सोचेंगे बहुत ध्यान से, यदि हम x की वैल्यू को 1 माने तो हमारी जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं। यदि हम x की वैल्यू को, बहुत ध्यान से इस बात को समझें आप, 2 मानेंगे तो जो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इस तरीके से आप यदि आगे बढ़ेंगे, x की वैल्यू को आप इतना मानेंगे, 3 मानेंगे तो y की वैल्यू 7 हो जाती है। उम्मीद करते इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे आप इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो आपके साथ बहुत सारी वैल्यू आ रही होंगी। फिर आप कहेंगे कि इतनी ही वैल्यू आएंगे, लेकिन आप बहुत गहराई से यदि देखें तो हम यहाँ कहेंगे जो x की वैल्यू यदि -1 होगी तो y की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे y की वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 11 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। आगे यदि हम x की वैल्यू को या किसी की भी वैल्यू को, आप हमने सपोज किया कि x की वैल्यू को -2 मान रखा है, तो y की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यहां पर दोनों बातें इस बात पर डिपेंड कर रही हैं कि दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा, वो 10 होना चाहिए। आप x की वैल्यू को कुछ भी मानिए, y की वैल्यू को कुछ भी मानिए, इस बात को आप समझें। लेकिन यदि आप बहुत गहराई से इस बात को देख रहे हैं तो आप यहां पर जो मान सकते हैं ना, वो खाली एक ही वेरिएबल की वैल्यू मान सकते हैं। दूसरे की जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो पहले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप पहले वेरिएबल को भी माने और दूसरे वेरिएबल को भी माने। यानी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल फिक्स होता है, बाकी एक दूसरे को आप कुछ भी मानिए। यानी अगला वाला जो वेरिएबल होगा वो पिछले वाले वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। इस बात को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। तो यहां पर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही होंगी। आप कहेंगे इस तरीके से तो हम कितनी भी निकाल सकते हैं। तो यानी आपके पास यदि एक इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाला,
तो आप उसे सॉल्व तो कर सकते हैं, एक्स वाई की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू आपके पास आएगी वो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, अनंत हल आएंगे आपके पास एक्स और वाई के, कोई यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, आप एक अद्वितीय हल के पास नहीं पहुंच पा रहे होंगे। तो आपके ये नहीं कह सकते हम कि ये सॉल्व नहीं होगा, होगा सॉल्व, लेकिन यहां पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आ रही होगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, अनंत हल आ रहे होंगे, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पर हम इस बात को नहीं पहुंच पा रहे होंगे। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर। आपने बचपन से इस बात को सुन रखा है कि एक क्वेश्चन में यदि एक वेरिएबल हो तो हम इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें दो इक्वेशन दिए जाएं, उसमें दो वेरिएबल हो, तो फिर हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब हमारे पास दो इक्वेशन वाले दो वेरिएबल हो, क्योंकि एक इक्वेशन से तो एक ही वेरिएबल निकलता है, तो दूसरे इक्वेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी दोनों इक्वेशन की यूनिक वैल्यू निकालने के लिए। और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दो इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो यूनिक वैल्यू निकल ही जाएंगी। बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स होते हैं जिन्हें हमें आज समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझे बिना अपनी मैथ के ऊपर ग्रिप बहुत बढ़िया से नहीं बना पा रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं हम इस बात को, आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कहा हमारे सामने एक और क्वेश्चन है कि 4x + 7 = 19। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप पहले से देख रहे होंगे जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाला, एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। यहां पर हम करेंगे क्या, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे, यूनिक वैल्यू निकाल पा रहे होंगे एक्स की। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर है। कैसे, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यदि जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि 4x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 19 माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। तो 4x बराबर जो हमारा आएगा ना, वो कितना आ जाएगा इसे कैलकुलेट करने के बाद, तो आप जानेंगे 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 3 आ जाएगी। यदि यहां से x की जो वैल्यू निकाल पा रहे हैं हम, बड़ी एग्जैक्ट निकाल पा रहे, 3 निकाल पा रहे, 3 एक यूनिक वैल्यू होती है, इस बात को आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। लेकिन यहां तो आपके पास इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इन बातों को समझना होगा। हमने बचपन से इस बात को पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस बात को समझते हुए आ रहे हैं कि यदि हमारे पास एक इक्वेशन होगा तो एक वैल्यू निकलेगी उस वेरिएबल की जो वेरिएबल हमें उस इक्वेशन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। यदि हम आगे बढ़े तो एक हमारे पास एक और प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से इस बात को आप समझें। ध्यान से इस बात को समझने की जरूरत क्या है। जैसे हमने आपसे कहा हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने आपसे कहा कि हमारे सामने एक इक्वेशन है, ये 2x + 3y = 7। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना है हमें। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, हमने किया क्या है, पूरी की पूरी इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जितना आपका मन करता है। हमने सपोज करा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो परिणाम आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, तो आप देख रहे हैं जो परिणाम हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 6x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9y, और यहाँ पर जो आ जाएगा बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 21। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझ पा रहे हैं और हम आपको बहुत बढ़िया से इस बात को समझा भी पा रहे हैं। बहुत ध्यान से इस बात को देखना है हमें। अब हमारे पास पहला प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में ये दो इक्वेशन है। पहला बहुत अच्छा प्रश्न ये है आपके सामने, क्या हमारे पास ये दो इक्वेशन है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दो इक्वेशन है, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन ये है, दूसरी वाली इक्वेशन ये है। लेकिन मेरे भाई हम इस बात को आप बहुत बढ़िया से बता दें कि दो इक्वेशन हम तभी मानेंगे जब दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होंगी। हम एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर करके इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, तो क्या वास्तव में वो इनफाइनाइट इक्वेशन होंगी। तो आप कहेंगे नहीं होंगी। एक इक्वेशन आपको एक वास्तविक इक्वेशन दे दी जाए, फिर आप इसमें कभी 2 का करेंगे, कभी 3 का, कभी 5 का, कभी 15 का, कभी 27 का करेंगे, ऐसे तो आप इनफाइनाइट इक्वेशन बनाएंगे। तो क्या उनको आप अलग अलग इक्वेशन कहेंगे, नहीं कहेंगे आप उन्हें इक्वेशन अलग अलग। वास्तव में एक ही इक्वेशन है जिसमें आप मल्टीप्लाई करके अलग अलग इक्वेशन बना पा रहे। बहुत ध्यान से इस बात को समझना है। हमने आपसे कहा, बहुत इस बात को समझें, खाली अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन होती तो क्या हम एक्स और वाई के यूनिक सॉल्यूशन निकाल पा रहे होते। तो आप कहेंगे अगर एक ही इक्वेशन दिया जाए तो एक्स और वाई के जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे वो यूनिक नहीं आएंगे, वो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। अब आपसे कहा जाए कि क्या दो इक्वेशन यदि आपके पास हैं तो क्या इनके यूनिक वैल्यू आ सकती हैं। तो आप कहेंगे आ सकती हैं, डेफिनेटली ये नहीं कहेंगे कि आ जाएंगी। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें पहले यह चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में दो अलग अलग इक्वेशन है कि एक ही इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाई गई है। तो इसे आप चेक कैसे करेंगे, तो इसे जो आप चेक कर रहे होंगे वो यहां से देख रहे होंगे। हमने किया क्या है, पहली वाली इक्वेशन में कुछ नहीं किया, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन बना दी। तो आप कहेंगे तो दोनों एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन को हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है दो दो इक्वेशन को दिखा के। ये दो दो इक्वेशन नहीं है मेरे भाई, इस बात को आप समझे, ये एक ही इक्वेशन है जो हमें दिखाया जा रहा है बेवकूफ बनाने के लिए। और आप इस बात को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं, यदि एक ही इक्वेशन है तो इसमें हम यूनिक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। वास्तव में एक ही है ये इक्वेशन। कैसे, यदि आप यहां से 3 कॉमन करेंगे तो फिर आप तो वहीं एक ही इक्वेशन पर पहुंच जाएंगे।
उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। यदि इतनी बात क्लियर है तो आइए हम समझते हैं आगे वाले कॉन्सेप्ट को कि हमारे यहां पर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी जहां पर वो कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। कैसे समझे हमने, इस तरीके से समझे, अगर एक ही इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाई जा रही है तो वो एक ही इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन में यदि है हमारे पास तो उसमें जो वैल्यू आएगी एक्स और वाई की या किसी अन्य दो वेरिएबल्स की, उसकी जो वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। आइए एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, बहुत ध्यान से हमें समझना है। हमने किया क्या है, एक क्वेश्चन हमने लिया है, हमने क्वेश्चन ये लिया है कि 4x इक्वल प्लस 7y, इधर आ जाएगा हमारा, कुछ भी ले लेते हैं हम, सपोज कि हमने 20 ले लिया। इधर हमारे सामने एक इक्वेशन ये है। हमने किया क्या है, इसी एक ही इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बना दी। कहने के लिए हम दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखना आप। हमारे पास एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इक्वेशन के रूप में था, हमने किया क्या, इसी से हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। तो दूसरी इक्वेशन हमने कैसे बनाई, हमने सपोज किया क्या है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि हमारे सामने जो दूसरी इक्वेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, 20x आ जाएगी। और दूसरी वाली इधर जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और यदि हम 5 से कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। तो कहने के लिए हम वास्तव में से दूसरी इक्वेशन मानेंगे और एग्जामिनर आपको बताएगा भी कि ये दूसरी इक्वेशन है, लेकिन हम बेवकूफ यहां पर नहीं बनेंगे। हम इस बात को समझेंगे कि ये तो पहली इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन बनाई गई है। इन्हें दिखाने के लिए दो इक्वेशन है, वास्तव में है एक ही इक्वेशन। यदि एक ही इक्वेशन है तो फिर एक्स और वाई के यूनिक मान यहां पर नहीं निकलेंगे। यहां पर निकलेंगे तो लेकिन इनफाइनाइट मान निकलेंगे, यहां पर अनंत मान, अनंत हल निकलेंगे यहां पर। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। कई बार हमने करना क्या है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना होगा कि क्या एक ही इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाई गई है, ये आप कैसे पता करेंगे, ये यहां पर आप इस तरीके से पता करेंगे। अभी इसका एक हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं जहां पर हमें जिस तरीके से इसको पता करना होगा। एक छोटा सा और देख लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा, बहुत ध्यान से हमने आपसे कहा, इस तरीके से एक और हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से यदि हम देखें तो हमने कहा कि हमारे पास है, एक है हमारे पास 7x, एक है हमारे पास 5y। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। और हमने कुछ भी मान लिया बिना सोचे समझे, यहां पर एक इक्वेशन है, इस तरीके से हमने मान लिया कि ये हमारे सामने एक इक्वेशन है। अब हमने किया क्या है, पहली ही इक्वेशन में, बहुत ध्यान से, पहली ही इक्वेशन में हमने किया क्या है मेरे भाई, कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सपोज यदि हमने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप जानते हैं मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि आप इक्वेशन में किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप पूरी की पूरी इक्वेशन में उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। यानी आपने इस पक्ष में यदि 2 से यहां से आपने यदि इस पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने इस पक्ष में भी 2 से मल्टीप्लाई ही करना होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इस पक्ष में 2 से मल्टीप्लाई करें और यहां पर आप इस पक्ष में किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। यदि ऐसा करेंगे ना तो इक्वेशन आपकी क्या होगी, बैलेंस नहीं रहेगी, फिर उसका महत्व ही नहीं रहेगा। बैलेंस कैसे नहीं रहेगी, आइए समझते हैं। जैसे हमने यहां पर 2 से ना करके सपोज किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये दूसरी इक्वेशन आपकी दिखा दी। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या ये दूसरी इक्वेशन पहली इक्वेशन से ही आई? तो आप कहेंगे पहली इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन आई, लेकिन यहां पर कुछ दूसरी इक्वेशन में फॉल्ट है। इस फॉल्ट को हमें समझना होगा। फॉल्ट क्या है कि हम यहां से यहां तक आने के लिए हमने किया क्या है, यहां से यहां तक आने के लिए इस साइड तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई ना करके क्या कर लिया, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। और ऐसी कंडीशन में क्या समझेंगे आप, ये तो मैथ्स ही गलत हो गया। यहां पर क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। यहां ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि एक्स और वाई के जो मान आएंगे वो आएंगे ही नहीं। एक्स और वाई के जो मान आएंगे क्या वो आएंगे? तो आप कहेंगे ऐसे में कैसे आएंगे, क्योंकि ये एक्स और वाई के मान तो जो यहां आएंगे वही आएंगे। ऐसा आप सोचो कि जो यहां आएंगे यहां पर वैल्यू रखने से वही मान की 10 वैल्यू आ रही है और यहां पर वही मान रखने से 30 आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पर आप कहेंगे कि जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो तो आएगी ही नहीं। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। इस तरीके से हमें चीजों को समझना है। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो एक्स और वाई के जो वैल्यू आएंगे उनकी कोई वैल्यू नहीं आएगी। यहां पर आएंगे हम नो सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझें। एक्स और वाई के जो मान आएंगे वो आएंगे ही नहीं, इसके जो होगा नो सॉल्यूशन होंगे, कोई हल नहीं है। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। अब आप कहेंगे यहां पर यदि पहले लाइन का ये हमारे पास इक्वेशन है, दूसरी लाइन का इक्वेशन है, तो क्या लाइन कैसी होंगी? हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि लाइन कैसी होंगी। तो अभी इन बातों के ऊपर हम चर्चा करते हैं कि लाइन कैसी होगी। अभी सिर्फ हमें यह जानना है, यहां पर नो सॉल्यूशन आएंगे, यहां पर
अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं कि लाइन कैसी होगी। एक छोटी सी बात हमें और करनी है कि हमारे पास यदि एक और इक्वेशन इस तरीके से आ जाए, कैसे इक्वेशन आ जाए, इक्वेशन के लिए हमने कहा आपसे, ध्यान से इस बात को आप देखें, हमारे सामने है 3x और यहां पर है हमारे सामने 4y बराबर हमने मान लिया 10। इस तरीके से हमने मान लिया, एक इक्वेशन हमारे सामने एक है, ये है। और दूसरी जो इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, बहुत ध्यान से यदि आप देखें तो 4x है, उधर आपने कुछ और मान लिया, सपोज किया हमने 3y मान लिया हमने। तो हम करेंगे कि यहां पर जो हमारी आएगी इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ रही, इतनी आ रही। अब यहां पर आप सोचिए, क्या हमने पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाई? बहुत गहराई से इस बात को सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस बात को सोचिए, क्या हमने पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाई? तो आप कहेंगे पहली इक्वेशन से हमने यहां पर दूसरी इक्वेशन नहीं बनाई। यदि आप यहां पर सोचेंगे भी तो हमने यहां पर किससे मल्टीप्लाई किया, यहां से कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपने यहां पर यदि आप सोच भी लें कि आपने जो मल्टीप्लाई किया है इस तरीके से, फिर वही मल्टीप्लाई आपने यहां करना होगा, तो यानी आप अल्टीमेटली जब सोच रहे होंगे तो आप यहां पर पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बना ही नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब दो यूनिक इक्वेशन हो आपके पास, दोनों एक अलग इक्वेशन हो, तब जाके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही इक्वेशन से दो इक्वेशन बना दी गई हो और आप x और y की यूनिक वैल्यू निकाल पाए। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी। तो आपने करना क्या है, यदि इस तरीके से चीजें आपके पास आती हैं तब आप x और y के क्या निकाल सकते हैं, x और y के जो वैल्यू आएंगी, जो वैल्यू आएंगी वो कैसी आ जाएंगी, यूनिक वैल्यू आ जाएंगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे, जो वैल्यू आएंगी वो मेरे भाई कैसी आ जाएंगी, तो आप यहां पर बोलेंगे जो इनकी जो वैल्यू आएंगी यूनिक वैल्यू आएंगी। इस बात को हमें समझने के लिए करना क्या है, देखें ध्यान से, हमने यहां पर इन बातों को बहुत बढ़िया से समझने के लिए एक छोटा सा काम करते हैं, और वो छोटा सा काम ये है कि इनके हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट से इन बातों के रिजल्ट्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं हम। जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे सामने एक इक्वेशन है, बहुत ध्यान से, हमारे सामने एक इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। पहली है हमने कहा a1x, दूसरी है सपोज कहा हमने b1y, और तीसरी इक्वेशन है हमारे सामने, तीसरी इक्वेशन आप किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, यहां पर हमने लिख लिया c1। सपोज करें हमने पहली इक्वेशन हमारे सामने ये है, और दूसरी इक्वेशन जो हमने मानी है, दूसरी इक्वेशन हमारे सामने इस तरीके से है कि दूसरी इक्वेशन a2x और दूसरी यहां पर है हमारा b2y, और यहां पर हमने जो माना है वो क्या माना है, c2। इस तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन है। उम्मीद है इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। यदि इतनी बातें क्लियर हैं तो यहां से हम बहुत सारे रिजल्ट्स पर पहुंचेंगे। यहां पर हमें तय करना है, यहां से हमें तय करना है कि हमारे सॉल्यूशन जो होंगे वो निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे तो क्यों नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे तो कितने निकलेंगे या अनंत निकलेंगे। इन सारी चीजों के ऊपर यहां पर हमें डिस्कस करना है। तो आप इस बात को देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है। यदि फर्स्ट कंडीशन को आप देख रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कई बार कि पहली इक्वेशन से ही दूसरी इक्वेशन बना दी गई होगी। तो आपने करना क्या है, a1/a2 की वैल्यू यदि आपकी a1/a2 की वैल्यू यदि आपके पास आ जाए b1/b2, ये आपसे क्या कहना चाह रहे हैं इस बात को अभी हम इन डिटेल करते हैं, और यहां पर आ जाए c1/c2 की वैल्यू। यानी बहुत ध्यान से आप देखें, पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट का रेशियो यहां पर आप करिए क्या, पहले इक्वेशन जैसे आपने यहां पर पहले इक्वेशन में क्या किया, x का जो कोएफिशिएंट लिया, दूसरे इक्वेशन में भी आप x का कोएफिशिएंट लेंगे। उनका रेशियो यदि पहले इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के और यहां पर भी y के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर आ गया, और अगले वाले में आप पहले इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म और दूसरे इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का रेशियो यदि आपस में बराबर है, तो आप यहां पर बोलेंगे कि जो दो इक्वेशन है वास्तव में दो इक्वेशन ना होकर एक ही इक्वेशन है, और एक इक्वेशन में जो आप वैल्यू निकालेंगे x और y की, वो वैल्यू आपकी क्या होगी, यूनिक तो होगी नहीं, क्योंकि एक इक्वेशन से दो इक्वेशन, एक इक्वेशन से आप दो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं निकाल सकते। तो यहां पर जो वैल्यू आएंगी वो हमारी क्या आ जाएंगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे हमारे पास। इस तरीके से देखना है, इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इस तरीके से हमें समझना है। इनफाइनाइट बोले तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर अनंत हल यहां पर हमारे आ चुके होंगे। उम्मीद करते इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी यदि बात करें हम, तो दूसरे इक्वेशन की यदि हम बात करें तो ध्यान से इस बात को आप देखें। दूसरे इक्वेशन की हमने बात की तो मतलब दूसरे पैटर्न को यदि हम समझें, इस तरीके से आएगा या किस तरीके से आएगा, तो इस तरीके से आएगा a1/a2 आ जाएगा, और आपका आ जाएगा b1/b2 आ जाएगा, और क्या होगा कि c1/c2 जो होगा ना वो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। यदि ऐसी कंडीशन कभी आती है तो आप इस बात को समझ रहे, ये दोनों आपस में तो बराबर है इनका रेशियो, लेकिन इनके बराबर रेशियो के बराबर नहीं है, तो आपके जो हल आएंगे वो क्या आएंगे, नो सॉल्यूशन आएंगे, यानी आपका हल ही नहीं होगा, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो हमने यहां से ये बात तय करनी है
कि हमारे जो दो इक्वेशन दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कैसे होंगे, और करना भी है कि नहीं करना है। क्योंकि आपके सिलेबस का जो हिस्सा है वो ये है कि यदि निकलेंगे तब आपने निकालना है। कई बार आप करेंगे क्या मेरे भाई, कई बार आप करेंगे ये कि आपके निकल भी नहीं रहे होंगे और निकालने में लगे होंगे। जब आप लास्ट टाइम पर पहुंच रहे होंगे तो लास्ट टाइम पे पहुंचते पहुंचते आप करेंगे क्या, क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन जाएगा कि आप आगे कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। आइए सीधा एक थर्ड पॉइंट और हमें समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए काम का है। काम का पॉइंट क्या है, आपने ये देखना है यदि A1 अपॉन A2 की वैल्यू, ध्यान से इस बात को आप समझ पा रहे हैं, B1 अपॉन B2 की वैल्यू के बराबर नहीं है तो ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। यदि A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो यही तो हम चाहते हैं। यदि ऐसी कभी आपको कैलकुलेशन मिल जाती है तो आप करिए क्या, ऐसी कैलकुलेशन मिल जाने से आप जो चाहते हैं यही, यानी आपके जो यहां पर वैल्यू आएंगे वो आपके जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे क्या, यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, आपके जो सॉल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं इतनी बातें क्लियर होंगी। यानी कैलकुलेशन करने से पहले हमें इन चीजों को चेक करना होगा और चेक करने के बाद हमें ये उस पर पहुंचेंगे हम कि हमारे आएंगे कि नहीं आएंगे। लाइन की बात कर लेते हैं हम, ध्यान से इस बात को आप समझें। यदि हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब रेखा एक ही है, लाइन एक ही है, और दूसरा यदि हम जबरन रेखा उसको बना रहे हैं, जबरन लाइन बना रहे हैं, तो आप इस बात को समझेंगे कि पहली लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। यानी हमारी जो इस कंडीशन में रेखा बनेगी ना वो बनेगी हमारी समपाती रेखाएं। क्या बनेगी, समपाती रेखाएं। यहां पर जो हमारी रेखा बनेगी वो समपाती रेखाएं, यानी हमारी जो बनेंगी ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, कहां पर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। दूसरे के ऊपर क्या होगा कि नो सॉल्यूशन, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को कभी टच ही नहीं करेगी, कभी टच नहीं करेगी। पहली कंडीशन में इनफाइनाइट बिंदुओं पर टच करेगी। आप सोचो एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा आप खींचते हो तो कितने जगह टच करती है, तो आप कहेंगे अनंत बार टच करती है। कितने ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर टच कर रही होगी। लेकिन जब दूसरे की बात आ जाए तो कभी टच ही नहीं कर रही है, ना ही कभी टच करने का आभास होता है, यानी कल्पनाओं में भी हम उसे टच नहीं करा सकते। इसका मतलब है कि जो हमारी रेखाएं आएंगी, जो हमारी दूसरे वाले में आएंगी वो आएंगी समानांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आ जाएंगी, इस तरीके से हम लिख लेंगे। जो हमारी दूसरे रेखाएं आएंगी वो क्या आ जाएंगी, समांतर रेखाएं। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर होगी। यदि कभी भी हमारे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाएंगे तो हम जो देखेंगे जो रेखाएं होंगी हमारी वो कैसे होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। इस बात को आप समझें। तीसरी कंडीशन में हम करेंगे हमारी जो रेखाएं होंगी वो होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इस तरीके से हम इन बात को बोल पा रहे होंगे। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि इतनी बातों को हम समझते हैं तो बस हमें एक छोटी सी बात ये समझना है कि दो इक्वेशन यदि दे दिए जाएं तो उसको हम उन दो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी बज्जु गुणनखंड विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए एक छोटा सा समझ लेते हैं। बाकी यदि आप इन कंडीशंस को लगाएंगे पीछे वाले क्वेश्चन में तो आप बहुत बढ़िया से इन बातों को समझ पा रहे होंगे। जैसे हमने एक छोटा सा काम किया, छोटा सा काम ये है हमारा, जैसे हमने आपसे कहा इनका यदि आप रेशियो निकालेंगे तो 7 अपॉन कितना करेंगे 14, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2। यहां पर आप करेंगे कितना 5/10 करेंगे तो यहां भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर करेंगे 10/30 यानी 1/3 आएगा। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3 ऐसा करेंगे तो आप समझते हैं कि क्या है यहाँ पर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यदि आप करेंगे ना तो आपके पास नो सॉल्यूशन आएंगे। अभी हमने लिखाया है कंडीशन तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को। यदि हम और पीछे देखें तो यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे वो कितना आएगा 4/20। तो 4/20 का मतलब कितना आएगा 1/5। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 1/5, इधर देख रहे हो तो 1/5 1/5 इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 1/5 जब आएगा ना तो आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका C1 अपॉन C2 ऐसे आएगा ना। तो आप सीधा सीधा बोल पा रहे होंगे कि जो हमारी रेखाएं हैं वो ओवरलैप करेंगे, यानी समपाती रेखाएं यानी अनंत हल आ जाएंगे। इस तरीके से आपने हमें चीजों को समझना है। लेकिन यदि इस बात को हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर कितना आएगा 3/4, यहाँ पर आएगा हमारा 4/3, यहाँ पर आएगा 10/11। सारी चीजें अलग अलग हैं। तो जब सारी चीजें अलग अलग हैं तो इस बात को आप समझें। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, जब दोनों चीजें यानी 3/4 और 4/3 आ जाए ना फिर आपने आगे चेक करना ही नहीं है। यूनिक की कंडीशन में हमें इस बात को देखना ही नहीं होता है कि पीछे वाला बराबर है भी कि नहीं है। हो तो भी अच्छी बात है और ना हो तो भी अच्छी बात है। आइए सीधा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सीधा हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कौन सा, इसमें हम अपनी बात को रख पाए आपके लिए। जो हमारी बात होगी वो होगी इसमें हम कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के लिए हमने करना क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया, आपकी बुक का ही है। तो हमने किया क्या है 2x + y इक्वल टू क्या कर लिया हमने, पहली इक्वेशन जो मान ली वो है इतनी।
इस तरीके से हमने इक्वेशन को मान लिया। और दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है वो दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 8। 3x + 2y = कितना कर लिया आपने 8। तो आपने बहुत ध्यान से समझना है इसमें मेन बात क्या है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में करते क्या है, एक बार हम x के लिए सॉल्व करते हैं, एक बार हमने y के लिए सॉल्व करना है, एक बार हमें करना है कांस्टेंट के लिए या चर पद के लिए सॉल्व कैसे करते हैं, ये है हमारी मेन इंपॉर्टेंट बात। देखिए आप इस इक्वेशन को दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पहला फॉर्मेट आपके सामने ये रहेगा कि आप करिए क्या कि 2x + y, आप इसको इस साइड ले आएंगे तो आप -5 = 0 हो जाएगा आपका। ठीक इसी तरीके से यहां भी लिखना है तो 3x + 2y यहां पर आप इस साइड लाएंगे तो -8 = 0, या तो आप इस फॉर्मेट में लिखिए। आपने जिस फॉर्मेट में लिखना है आप उस फॉर्मेट में लिखिए, ध्यान से इस बात को देखना है। लेकिन जिस फॉर्मेट में लिखेंगे एक छोटी सी चीज बदल जाती है जिसका आपने ध्यान रखना होगा और आपने अपने आंसर तक पहुंचना है। ध्यान से इस बात को आप समझें। तो ध्यान से इस बात को समझने के लिए हमने करना क्या है, हम x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो x के लिए सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है, x के नीचे क्या लिखना है। ध्यान से देखें इस बात को, जब भी आप x के लिए सॉल्व करेंगे तो x को आप बंद करिए। ध्यान से देखें आप, जब आप x के लिए सॉल्व करेंगे तब आप x को बंद करिए और आपने करना क्या है, 8 का मल्टीप्लाई इसमें करना है y के कोएफिशिएंट में, y के गुणांक में। तो हम आपको छोटी सी बात बता दें, आपने जो पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करना है वो इस तरीके से करना है। ध्यान से इसको, पहले नंबर पे आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो इस तरीके से करना है। अगली बार जो आपने पहले नंबर पे मल्टीप्लाई करना है वो आपने इस तरीके से करना है। ध्यान से देखें आप क्या कहना चाह रहे हैं। हम इस लाइन के थ्रू बहुत सारी चीजें बयां होती हैं, अभी हम आपको समझाते हैं। आपने पहले इस तरीके से बंद किया, आपने करिए क्या, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का जब 8 में करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 8 ही आएगा। उम्मीद है इतनी बात के लिए, इसको बंद करिए रहिए आप। अब 2 का जब आप 5 में करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर है। लेकिन जो बीच में आएगा वो आपका हमेशा और हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि यहां पर जो आएगा वो इस तरीके से माइनस आएगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। अब आपने करना क्या है, यहां पर जो आपने निकालना है वो एक बार आपने y के लिए सॉल्व करना है। तो जब आपने y के लिए सॉल्व करना है ना बहुत ध्यान से, तो आप y को बंद करिए। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जब पहले वाले आप x के लिए इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपने, जब आप इसको x के लिए सॉल्व कर रहे थे तो आपने पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई किया था। अब जब आप y के लिए सॉल्व करेंगे ना तो बहुत ध्यान से, तो आपने पहली बार इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इनका इनमें करेंगे आप। इसको बंद करिए, आप पहले इसका इसमें नहीं, पहले आप 3 का करेंगे 5 में। तो जब आप पहले 3 का 5 में करेंगे तो आपके सामने आ रहा होगा कितना, 15 आ रहा होगा। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। इसको तो आप बंद ही करिए y के लिए। अब 8 का आप किस में करेंगे, 2 में करेंगे तो आपके सामने कितना आएगा, 16 आएगा। उम्मीद है इतनी बात आपकी क्लियर होगी। तो हमने ये x के लिए सॉल्व किया और y के लिए सॉल्व किया। इस तरीके से हम करेंगे ना तो अगली बात आती है हमारी कांस्टेंट के लिए। तो कांस्टेंट के लिए आप जो सॉल्व करेंगे ना वो यहां पर करेंगे आप -1 के लिए। इस बात को आप बहुत बढ़िया से याद रखिए, बहुत बढ़िया से। यदि आपके जो कांस्टेंट टर्म है वो बराबर के इस ओर लिखे हैं तो फिर जो आप हमेशा सॉल्व करेंगे वो करेंगे -1 के लिए। आपने ऊपर -1 लिखना है। अगर आपका इस साइड ही होता है, जैसे आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप उस तरीके से करिए, इसको पक्षांतर करिए, तो फिर आप ऊपर जो लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, +1 लिखेंगे। लेकिन बार बार हम इस बात को कहेंगे कि बराबर के इस ओर यदि आपके कांस्टेंट टर्म है तब फिर आप -1 के लिए सॉल्व करेंगे। अब -1 के लिए हम सॉल्व करेंगे, नहीं कांस्टेंट के लिए करेंगे, तो इसको आप बंद करिए। अब 3 नंबर पे बारे आते हैं। पहले नंबर पे इसका आई, दूसरे नंबर पे इसकी आई। हम जो कांस्टेंट के लिए करेंगे